अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं स्मार्ट बकेट शो में खुशामदीद। दोस्तों, एक कहावत ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, इसके बारे में तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़मीन पर एक ऐसी जगह मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई चीज़ वहाँ पे जाए तो वहाँ पे गायब हो जाती है। लेकिन अगर कोई चीज़ छोटी मोटी गायब हो जाए वो तो ठीक था, लेकिन जब बड़े बड़े जहाज़, बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ गायब होने लगे तो ये लोगों के लिए हैरान कुन बात थी। आज हम बात करने जा रहे हैं बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। बेसिकली ये बरमूदा ट्रायंगल है क्या, इसके बारे में इतनी स्टोरीज़ क्यों मशहूर हैं और इसकी सच्चाई क्या है, तो जानते हैं आज की इस मुख्तसर सी और अहम वीडियो में। दोस्तों, अमेरिकन नॉर्थ अटलांटिका के वेस्ट रीजन के अंदर 3 पॉइंट्स वाक़ हैं जिनमें बरामूदा, न्यूयॉर्क और रोटीरो आइलैंड शामिल हैं। ये तीनों पॉइंट्स आपस में मिलकर एक ट्रायंगल की शक्ल अख्तियार करते हैं। इस बरामूदा ट्रायंगल के बारे में कहा जाता है कि जब भी वहाँ पे कोई कैंपस जाए तो वो काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा कोई मैग्नेटिक डिवाइस जाए तो वो फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा होने लग जाता है। दोस्तों, 1950 के अंदर इसके बारे में लोग इतने ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन 1950 के अंदर वेकनेट गैडिस के आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल के बाद लोगों ने बरामूदा ट्रायंगल को बहुत ज़्यादा जानना शुरू किया। वेंटस गैडिस ने अपने आर्टिकल में इसको ड्रेडली ट्रायंगल का नाम दिया। 1888 के अंदर एलन ईस्टर नामी एक शिप जो कि इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रही थी, उसके जो कैप्टन थे कैप्टन ग्रिफिन, वो शॉर्टकट लेने के लिए बरामूदा ट्रायंगल के पास से गुजरते हैं। लेकिन जब वो बरामूदा ट्रायंगल के पास से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी सी बोट है जो कि अजीबोगरीब मूवमेंट कर रही है। ये जानकर उन्होंने वहाँ पे कुछ सिग्नल्स भेजते हैं उस बोट के पास ताकि उस बोट की हेल्प कर सकें, लेकिन वहाँ से उनको कोई जवाब में कोई सिग्नल वसूल नहीं होता। इस बात का पता लगाने के लिए वो अपनी शिप से इस बोट के अंदर 3-4 लोग भेजते हैं। लेकिन जब 3-4 लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो ये जानकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि उस शिप के अंदर कोई एक शख्स भी मौजूद नहीं है। ऐसे नहीं कि वहाँ पे कोई चीज़ें गायब हो गई हैं, बल्कि वो सारी चीज़ें वहीं की वहीं मौजूद हैं, लेकिन उस शिप के अंदर कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। चुनांचे वो अपने बैग पे फ़ोन करके बताते हैं कि इस शिप को साथ ले जाने के लिए हमें 3-4 लोग चाहिए। वो अपने 3-4 लोग मंगवाते हैं और इस शिप को रवाना कर देते हैं ताकि इसको अपने साथ न्यूयॉर्क लेके जाएँ। लेकिन जैसे ही वो न्यूयॉर्क ले जाने के लिए रवाना होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बारिश आ जाती है, शदीद तूफ़ान आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो बारिश थमता है, तूफ़ान रुकता है, तो वो देखते हैं कि वो लोग जो उसको साथ ले जाने के लिए 3-4 लोग एक्स्ट्रा बुलाए थे, वो भी गायब हो जाते हैं। ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। चुनांचे वो उस बोट को वहीं छोड़ के न्यूयॉर्क रवाना हो जाते हैं। इसके कुछ टाइम के बाद एक साफ़ी जो कि पहले शख्स बने जो कि बरामूदा ट्रायंगल से ज़िंदा सही सलामत वापस आ सकें, उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब के अंदर वो लिखते हैं कि जब वो बरामूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे, यानी कि वो बर्मा से जो है रेगुलर न्यूयॉर्क जाते थे, लेकिन एक मरतबा वो बरामूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरे होते हैं तो वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं तूफ़ान आ जाता है। इस तूफ़ान के दौरान उनके बहरी जो उनके हवाई जहाज़ का के बहुत ज़्यादा बादल आ जाते हैं, शदीद बारिश होती है, लेकिन वो हवाई अपने जो जहाज़ है उसकी जो है स्पीड वो कम नहीं करते। अचानक उनका वो पीछे सिग्नल भेजते हैं, लेकिन उनका जो स्पीड के सिग्नल्स हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि स्पीड पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वो पीछे सिग्नल भेजते हैं, सिग्नल भी इसी तरह से काम नहीं करते, यानी कि उनका पीछे से राब्ता भी मुनक़ता हो जाता है। लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है, आसमान से बादल ख़त्म हो जाते हैं, झटते हैं, तो उनका अपने पीछे से टावर से राब्ता जुड़ जाता है। लेकिन वो ये जान के हैरान रह जाते हैं कि वो बर्मा से न्यूयॉर्क सिर्फ 45 मिनट में पहुँच जाते हैं, जो कि प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, क्योंकि बर्मा से वहाँ का तक का जो सफ़र है वो 25 मील्स बनता है, जिसको पहुँचने के लिए तकरीबन 1.5 घंटा चाहिए। लेकिन वो हैरानकुन तौर पे 45 मिनट पहुँच जाते हैं। लेकिन वो वहाँ पे पहुँचने के बाद फ्यूल भी चेक करते हैं, लेकिन फ्यूल भी इतना ज़्यादा कम नहीं होता। दोस्तों, अब बात यह है कि बरामूदा ट्रायंगल के बारे में ये जितनी भी मैंने स्टोरीज़ अभी आपको बताई हैं, ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है कि जाके हम इनकी तस्दीक कर सकें या इनके बारे में जाके कोई तहकीक कर सकें कि आया सच में ये वाक़े हुए भी थे ही नहीं। आपको ऐसे और भी बहुत सारे वाक़े मिल जाएंगे। फैक्ट ये है कि बरामूदा ट्रायंगल की स्टोरी आज भी बहुत ज़्यादा सेल होती है। हॉलीवुड के अंदर, बॉलीवुड के अंदर इस टॉपिक को आज भी बहुत ज़्यादा मिस्ट्री के तौर पर लिया जाता है। लोगों इसके बारे में भी जानने में, इसके बारे में तजस्सुस रखते हैं और इसके बारे में मालूमात और इन्फॉर्मेशन रखने का कोशिश करते हैं कि इसके बारे में जानने की हकीकत है क्या। अब जितनी भी मैंने स्टोरीज़ आपको सुनाई, ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं थी कि इनकी तस्दीक कर सकते, जानते कि कितने क्या ये वाक़या सच थे या झूठ थे। अब जो शिप डूबी, वहाँ पे जो भी मैंने आपको वाक़या सुनाया, इसकी मेन रीज़न ये है कि बरमूदा ट्रायंगल जिस एरिया में वाक़या है वहाँ पे नीचे मेथाइन की फील्ड्स हैं, और जिससे बहुत ज़्यादा जब मेथाइन फील्ड खारिज होती है तो ये पानी के अंदर बुलबुले बना देते हैं। और ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि जब बबल्स बने तो पानी की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। जब पानी की डेंसिटी कम हो जाती है तो इस बात की काफ़ी चांसेस हैं कि जो शिप या कोई भी चीज़ वहाँ पे जा रही है वो पानी के अंदर डूब जाता है। अब वहाँ पे जो भी कैंपसेस ख़राब होते हैं तो उसकी मेन रीज़न ये बताई जाती है कि वो ज़मीन के उस नॉर्थ वेस्ट रीजन के ऊपर वाक़ है। जब वहाँ पर पहुँचता है तो नॉर्थ और वेस्ट रीजन वहाँ पे जाके ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के लिए चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैंपसेस को एडजस्ट करने में मुश्किल पेश आती है। लिहाजा वो वहाँ पे इसी तरह टेक्निकली जज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कैंपस जो है वहाँ पे काम करना बंद कर देते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।